हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इस बुक में ये आपकी बेटा यूनिट 6 चल रही है, जो लेक्चर नंबर 33 है। इससे पहले आपकी 4 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। 5th यूनिट हम जो आपकी सॉलिड स्टेट है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 6 में लास्ट टर्न पर हमने इसमें बात किया था पॉलीमर के क्लासिफिकेशन के बारे में। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन हमने इसमें लास्ट टर्न पर कंप्लीट किया था। और आज हम इसमें पॉलीमर वाली यूनिट में, जो आपकी इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर यूनिट है, उसके अंदर एक और टॉपिक लेकर आए हैं, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी एंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये आपका टॉपिक है। छोटे छोटे इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं, जैसे आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है और आपका पॉलीमर का डीकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन है, वो भी इसमें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोहेसिव एनर्जी और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है। अब देखो, आप सभी जानते हो कोहेसिव एनर्जी क्या होती है, आप सभी पढ़कर आ रहे हो पहले से ही कि कोहेसिव एनर्जी क्या होती है। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, कोहेसिव एनर्जी वो एनर्जी होती है जब किसी मॉलिक्यूल को क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज करने पर हमें प्राप्त होती है, वो कोहेसिव एनर्जी होती है। अब देखो, कोहेसिव एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जो होती है वो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी कही जाती है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये किन यूनिट से मिलकर बना है, इस तरह के कुछ यूनिट से मिलकर बना है। हर एक सिंगल यूनिट के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक सिंगल यूनिट के लिए जो वॉल्यूम होगा वो आपका कहा जाता है कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। क्या कहा जाता है? कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी कहा जाएगा। मैं लिखाऊंगी ये सारी चीज़ें, अभी फिलहाल आप समझ लीजिए। ठीक है, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है ये, और इसको ECOH, ई एनर्जी है, COH कोहेसिव के लिए लगाया है, इससे रिप्रेजेंट किया, ये कहा जाता है कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है कोहेसिव एनर्जी। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। बात कर रहे हैं जब हम पॉलीमर के बारे में, पॉलीमर से रिलेटेड बात करेंगे। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ, पॉलीमर की जो कोहेसिव एनर्जी होती है वो आप डायरेक्टली कभी भी मेजर नहीं कर सकते। जो आपके पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर्स की कोहेसिव एनर्जी कभी भी डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती। क्यों नहीं करी जा सकती? क्योंकि बेटा ये आपके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपके ये कंटेन करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब आपके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे, अब देखो एनर्जी किस तरह से फाइंड कर सकते हो, बताओ एनर्जी किस तरह से फाइंड कर सकते हो। एक होती है ऊर्जा एनर्जी, जो आप गर्म करके निकालते हो जब आप पॉलीमर को हीट करते हो। आपको पता होगा, जब ये लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं तो ये आपके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर की कांटेक्ट में आने से पहले ही ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने से, या ये कह लो कि मेल्ट होने से पहले ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपका क्या होता है, कॉटन कैंडी होती है। कॉटन कैंडी आपने कही होगी, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बुढ़ी के बाल। ठीक है, वो आपने खाई होगी। तो उसमें क्या होता है, वो आपकी कैसी होती है, एक फ्लफी बॉल सी होती है, जो आप हाथ में लेते हो तो वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप खाते हो तो मुंह में जाती है वो मेल्ट हो जाती है, उसका पता भी नहीं चलता। चाहे इतनी बड़ी बॉल आप एक साथ खा लो, वो मुंह में जाके मेल्ट हो जाती है। अब देखो, इसी तरह से ये होते हैं पॉलीमर कि उनको जरा सी एनर्जी, जरा सी हीट मिलते ही, जरा सा टेम्परेचर मिलते ही क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो मेल्ट होने स्टार्ट होंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे। जैसे आपकी क्या होती है, कॉटन कैंडी होती है। आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, गर्म होता है। चाहे तो खुद अभी उंगली क्या करो, मुंह में रख के देखो, टेम्परेचर क्या होगा उसका, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, गर्म होता है वो। तो यहाँ पर जैसे कॉटन कैंडी को ज़रा सा टेम्परेचर मिला और वो मेल्ट हो गई, और मेल्ट होने के तुरंत बाद वो डिकम्पोज हो गई, ख़त्म हो गई वहाँ से। इसी तरह से पॉलीमर होते हैं, मेल्ट होने से पहले ही आपके ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। अब देखो, पॉलीमर का जो ये टेम्परेचर है, पॉलीमर का जो टेम्परेचर है वो आपका कहा जाता है एक बाउंड्री टेम्परेचर कहा जाता है, जिसको आप बोलते हो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या होता है, पॉलीमर का एक बाउंड्री टेम्परेचर होता है जिसे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अब इस टेम्परेचर से ऊपर,
इस टेम्परेचर से ऊपर, अगर इस ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से आप ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे तो आपके जो पॉलीमर्स होंगे ये आपके ग्लासी सॉलिड से या आपके सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में, विस्कस लिक्विड, विस्कस होता है चिपचिपा, चिपचिपे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर इस टेम्परेचर से नीचे रखोगे आपका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है तो आपके पॉलीमर्स कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। ठीक है, ये है इसमें इतनी छोटी सी बात। और एक छोटी सी चीज़ और है, वो जब हम इसमें नोट करेंगे, लिखेंगे, तब बताएंगे आपको। तो अब तक फिलहाल हमने जो कोहेसिव एनर्जी और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है वो अब हम लिखने वाले हैं, तो आप इसे साथ साथ नोट कर लीजिए। अभी हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, कोहेसिव एनर्जी लिखिए, इसमें स्टार्ट करिए। कोहेसिव एनर्जी, कोहेसिव एनर्जी, कोहेसिव एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, कोहेसिव, द कोहेसिव एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या कही जाती है, कोहेसिव एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी, कोहेसिव एनर्जी, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी क्या कही जाती है, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी कही जाती है, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, ECOH से रिप्रेजेंट करते हो, ECOH। ठीक है, ये हो गई। अब आगे मैं आपको बताऊं, जो आपका कोहेसिव एनर्जी होती है पॉलीमर की, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मेजर करी जा सकती है। ये वाली लाइन लिखेंगे, लिखिए कोहेसिव एनर्जी ऑफ पॉलीमर, कोहेसिव एनर्जी, कोहेसिव एनर्जी ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर की जो कोहेसिव एनर्जी होती है कैन ओनली measured indirectly, measured indirectly, इनडायरेक्टली नापी जा सकती है। ये इनडायरेक्टली, सिर्फ इनडायरेक्टली नाप सकते हो। बिकॉज रीज़न क्या है इसका, क्योंकि आपके ये मेल्ट होने से पहले ही डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे आगे, लिखो बिकॉज अ पॉलीमर कंपाउंड, बिकॉज अ पॉलीमर कंपाउंड, अ पॉलीमर कंपाउंड, बिकॉज अ पॉलीमर कंपाउंड, a polymer compound usually decomposed before it melts, उसके मेल्ट होने से पहले ही ये क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। अब हर एक पॉलीमर के लिए कोहेसिव एनर्जी का एक बाउंड्री टेम्परेचर दिया गया है, जो आपका क्या कहा जाता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन यही लिखेंगे, आगे देखो, लिखो इसमें पॉलीमर हैव अ टेम्परेचर बाउंड्री, 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 जो आपकी क्या कही जाती है, टेम्परेचर बाउंड्री, known as glass transition temperature, known as glass transition, क्या कहे जाते हैं, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ये आप पॉइंट नोट कर लो, जो मैंने ये बताया कि जब आपके पॉलीमर होते हैं एक टेम्परेचर बाउंड्री कंटेन करते हैं, जो आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखो, इसमें इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है इसको भी आप TG से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो, TG, आप इसको इससे शो कर सकते हो। T आपका टेम्परेचर, कौन सा, ट्रांजिशन टेम्परेचर, G किसके लिए, ग्लास के लिए। ठीक है, आगे लिखो, इसमें आगे क्या लिखोगे, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से अबव क्या होंगे, ये सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और रबरी होंगे, और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से बिलो क्या होंगे, ये आपके हार्ड और ब्रिटल होंगे। ठीक है, अबव विच लिखो, इसमें आगे अबव विच, या ऐसे लिख लो अबव TG, जो आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, अबव TG पॉलीमर्स आर या पॉलीमर कंपाउंड्स आर,
पॉलीमर कंपाउंड्स आर सॉफ्ट रबरी एंड फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट रबरी एंड फ्लेक्सिबल, और क्या होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, एंड बिलो टीजी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे कैसे होंगे, हार्ड और ब्रिटल होंगे, बिलो टीजी दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, कैसे होंगे, हार्ड एंड ब्रिटल होंगे। ठीक है, आगे देखो, पॉलीमर्स को और ज़्यादा गर्म करने पर, अगर हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से, मैंने आपको बताया ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से अगर वो ज़्यादा गर्म करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी से भी ज़्यादा गर्म कर देते हैं कि वो सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और रबरी हो, उससे भी ज़्यादा गर्म कर देते हैं, तो वो फ्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं, बहने स्टार्ट हो जाते हैं। छोटी सी एक बात है, आपकी कैंडल होती है, कैंडल का क्या है, एक अपना टेम्परेचर है, वो आपकी क्या होती है, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, कैंडल मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद वो क्या होती है, पिघल जाती है, अपनी शेप चेंज कर देती है। जब आपकी कैंडल गर्म होती है, जल रही होती है, तो वैक्स जो उसका मोम होता है वो किस तरह से नीचे आता है, किस तरह से गलता है, वो फ्लो होता है, वो बहना स्टार्ट हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पर, जो आपका टेम्परेचर पर पॉलीमर फ्लो होने स्टार्ट हो जाए, बहने स्टार्ट हो जाए, वो आपका कहा जाता है फ्लोइड टेम्परेचर, जिसको TF से शो करते हैं। किससे, TF से शो करते हैं। लिखिए आगे इसमें क्या लिखोगे इसमें, ऑन further heating, और ज़्यादा गर्म करने पर क्या होगा, ऑन फर्दर हीटिंग पॉलीमर्स becomes a highly viscous liquid. On further heating, polymers becomes highly viscous liquid and starts flowing, और बहना स्टार्ट हो जाते हैं। और जिस टेम्परेचर पर पॉलीमर्स बहना स्टार्ट होते हैं वो क्या कहा जाता है, फ्लोइड टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, लिखो इसमें आगे, द टेम्परेचर एट विच polymers converts into viscous flowy liquid, इस तरह से लिख लो, viscous flowy liquid, जिसमें आपके ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड, बहने वाला लिक्विड में बन जाते हैं, वो आपके क्या कहे जाते हैं, वो टेम्परेचर आपका क्या कहा जाता है, फ्लोइड टेम्परेचर। Liquid, the temperature at which polymer convert into viscous flowy liquid is known as flow temperature, जो आपका रिप्रेजेंट किया जाता है TF से, फ्लो टेम्परेचर जो TF से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो आगे इसमें जो आपका फ्लोइड टेम्परेचर है आपके किस पर डिपेंड करता है, पॉलीमर पर डिपेंड करता है। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, अगर आपके पॉलीमर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होंगे तो फ्लोइड टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर आपके पॉलीमर वीक बॉन्ड से जुड़े होंगे तो फ्लोइड टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, लिख लो इसमें आगे, इफ polymers have strong bond between molecules, then TF will be high, जो आपका फ्लोइड टेम्परेचर होगा will be high, क्या होगा, ज़्यादा होगा, will be high। ठीक है, अगर पॉलीमर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होंगे तो
TF लो होगा। इफ पॉलीमर्स, लिखो इसमें आगे, इफ पॉलीमर्स हैव वीक बॉन्ड, इफ पॉलीमर्स हैव वीक बॉन्ड between molecules then TF will be low, TF जो होगा फ्लोइड टेम्परेचर क्या होगा आपका, लो होगा। जैसे एग्जाम्पल लिख लो इसमें, TF विल बी लो। एग्जाम्पल देखो क्या आ सकते हैं, ये आपका जैसे पॉलीथीन है, एग्जाम्पल के लिए पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन, इसका आपका टेम्परेचर होता है -125 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपका फ्लोइड टेम्परेचर होता है। और वहीं आपका जो ये पॉलीअमाइड होता है, क्या, पॉलीअमाइड, इसका जो आपका TF फ्लोइड टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपका जो पॉलीथीन है ये आपके वीक बॉन्ड से बना होता है और पॉलीएमाइड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनसे बना होता है। और ये पॉलीइथाइलिन आपके वीक इंटरेक्शन फोर्सेस जो हैं, जैसे आपका क्या था, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, डाइपोल इंटरेक्शन है, इस टाइप के जो बॉन्ड हैं ये उनसे बना होता है। ठीक है, ये तो हो गई इतनी बात, यहाँ पर इतना तो हो गया कंप्लीट। तो ये कोहेसिव एनर्जी वाला टॉपिक, कोहेसिव एनर्जी और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये शॉर्ट नोट हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद दूसरे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो है पॉलीमराइजेशन की डिग्री। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने साथ साथ नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करने वाली हूँ। नेक्स्ट देखो बेटा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन आप सभी जानते हैं, मोनोमर यूनिट जब जुड़ के पॉलीमर बनाती है वो पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, वो प्रोसेस जो होता है। अब देखो इसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है। पॉलीमर मॉलिक्यूल कंटेन स्ट्रक्चरल आइडेंटिटीज, जो आपके मोनोमर कहे जाते हैं। ये बात आप सभी जानते हो कि पॉलीमर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मोनोमर, जिसको हमने नाम दे दिया, नया नाम दे दिया स्ट्रक्चरल आइडेंटिटीज। कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। पॉलीमर मॉलिक्यूल्स कंटेन मोनोमर्स रिपीटिंग इटसेल्फ सेवरल टाइम्स, जो अपने आप को बहुत बार रिपीट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलीमर कैसे बनते हैं, मोनोमर यूनिट्स की कई लाखों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में मोनोमर जुड़ते हैं तब पॉलीमर क्रिएट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं, रिपीटिंग सेवरल टाइम्स, बहुत बार, मेनी टाइम्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, रिपीटिंग मेनी टाइम्स। ठीक है, दीज रिपीटिंग एंटिटीज आर कॉल्ड रिपीटिंग यूनिट्स। जो ये आपके, जो मैंने बताया, ये आइडेंटिटी जो है अपने आप को रिपीट कर रही है, ये रिपीटिंग एंटिटीज कहते हैं संस्थाओं को। ये रिपीटिंग यूनिट्स ऐसे कह सकते हो, ये आपकी कही जाती है रिपीट यूनिट, जो अपने आप को रिपीट कर रही है। यूनिट्स याद रखना क्या कही जाती है, यूनिट्स, इकाई कही जाती है। ठीक है, एंड द साइज ऑफ पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ दीज रिपीटिंग यूनिट्स। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात आप जानते भी होंगे कि जो पॉलीमर का साइज होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी यूनिट्स को उसने रिपीट किया है। जैसे मैं ये एग्जांपल लूं, यहाँ पर क्या है, ये पेन है, रुको और लेके आते हैं तो अब समझाएंगे आपको। देखो अब ये क्या है, ये मेरे पास एक मोनोमर है, ये दूसरा है, ये और मोनोमर है, ये और ज़्यादा मोनोमर्स आ गए, ये आपस में आके जुड़ गए। तो यहाँ से इसका साइज क्या हुआ, डिपेंड कर रहा है कि कितने नंबर्स आकर यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, एक नंबर कम कर दूँ तो इसका साइज कम हो जाएगा। ये देखो, यहाँ से एक और कम कर लिया, इसका साइज और कम हो गया, एक और कम कर लिया और कम हो गया साइज। तो यहाँ पर इसका साइज क्या होगा, इसका साइज बेटा डिपेंड करेगा जो आपका पॉलीमर है कि कितनी एंटिटीज यानी कि कितनी यूनिट्स यहाँ पर आकर जुड़ी हैं। ठीक है, आगे देखो, द नंबर ऑफ रिपीटिंग एंटिटीज, कि कितने नंबर आकर आप इसमें जुड़ रहे हैं, वो आपके कहे जाते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। कि कितनी डिग्री, कितनी यूनिट्स आपस में आके मिल रही हैं, वो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कही जाएंगी। एग्जांपल देखो, एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में क्या लेंगे, सबसे छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल आपका एथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर आप क्या करोगे बेटा, पॉलीमराइजेशन करोगे। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पर इसके 3 मॉलिक्यूल्स लिए, क्या लिए, 3 मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होगा, ये आपका CH2 इधर, CH2
इधर, और यहाँ पर होल 3 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने n मोल्स की जगह पे 3 मोल्स लिए, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कही जाएगी 3। अगर यहाँ पर आता बेटा 4 और तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कही जाती 4, तो यहाँ से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या आ जाएगी, द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कितनी होगी, इज 4। कितनी होगी बेटा, 4 होगी। 5 कर लो, 5 यूनिट्स यहाँ पर लिखोगे तो 5 आ जाएगी, 6 लिखोगे 6 आ जाएगी। ये डिपेंड करती है कि कितनी यूनिट्स आपस में जुड़ रही हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है इसको, ठीक है। तो इसी तरह से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकाल सकते हो। किसी भी आपका मोनोमर यूनिट दे दी जाए, उससे आपका पॉलीमराइजेशन दे दिया जाए, कोई पॉलीमर बना के दे दिया जाए, उसको आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये तो टॉपिक हो गया कंप्लीट, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद कंपोजिशन और डिग्रेडेशन की तरफ चलते हैं। आप इसे नोट कीजिए, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है अब तक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो बेटा, थर्ड है इसमें, थर्ड टॉपिक जो है पॉलीमर डीकम्पोजिशन और पॉलीमर डिग्रेडेशन। अब ये पॉलीमर डीकम्पोजिशन और पॉलीमर डिग्रेडेशन क्या है इसको समझते हैं। तो डीकम्पोजिशन होता है अपघटन करना। अब आप सभी जानते हो कि जो कोई चीज़ बनी है उसका डीकम्पोज होना भी ज़रूरी है। जैसे आपके पॉलीमर है, इसको समझाएंगे। देखो क्या लिखा है इसमें, पॉलीमर डीकम्पोजिशन इज द रिडक्शन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ, कलर, शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, लाइट एंड केमिकल्स। मतलब ये है हीट के, लाइट के और केमिकल के कांटेक्ट में आने पर जो आपका पॉलीमर होता है, पॉलीमर डीकम्पोज होना, नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी, कलर फेड हो जाएगा और उसकी शेपलेस हो जाएगी। इस तरह से आपका पॉलीमर लाइट, हीट और केमिकल के कांटेक्ट में आने पर डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। डीकम्पोज आप समझते हो किस तरह से, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर मुझे पूरी तरह से खत्म करना है, इसका एक भी पार्टिकल हमारे एनवायरनमेंट में ना रहे, वो होता है डीकम्पोज होना, ठीक है। आगे देखो, इट इज ऑफन कॉज्ड ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब देखो ये डीकम्पोजिशन होता कैसे है, इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं, उनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और जिस वजह से आपका पॉलीमर टूटने लगता है। जब ये पॉलीमर टूटेगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इट मे बी कंसिडर्ड एज अपोजिट एट द कंडेंसेशन ड्यू टू विच मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर विल डिक्रीज। अब देखो मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, इसमें कंडेंसेशन के बारे में पढ़ाया था, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर वो थे जो आपके दो अलग अलग मोनोमर यूनिट एक साथ जुड़ रही थी और कुछ आपके स्पीशीज जैसे वाटर, अमोनिया, HCl और एल्कोहल, ये सारे स्पीशीज रिमूव हो रही थी। वो ये जो आपका क्या होता है, बायोडिग्रेडेशन है या फिर केमिकल डीकम्पोजिशन है, पॉलीमर का डीकम्पोजिशन, ये आपका कंडेंसेशन के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें अपोजिट किस लिए कहा गया है, इसमें आपका ये डिग्रेडेशन तो होगा, डीकम्पोज तो होगा, लेकिन अपने पीछे कोई भी यूनिट नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से पॉलीमर का मास क्या हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो डिक्रीज कैसे होगा, ये मान लो मार्कर है, ये मान लो मैंने तोड़ दिया यहाँ से, ये मान लो यहाँ से बॉन्ड टूट गया। अब ये हमने क्या कर दिया, ये डीकम्पोज कर दिया, ये वाला पोर्शन बचा कौन सा, ये वाला पोर्शन। क्या इसके मास में कमी नहीं आई? बिल्कुल आएगी। तो यहाँ से ये क्या होगा, जैसे जैसे आपका डीकम्पोज होना स्टार्ट होगा पॉलीमर, उसके मॉलिक्यूलर मास में डिक्रीज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास में कमी आ जाएगी। इन थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, damaging chemical changes take place at very high temperature without the influence of other compounds such as oxygen। अब देखो जो आपका थर्मल डिग्रेडेशन होता है या थर्मल डीकम्पोजिशन होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का यूज़ करते हैं पॉलीमर को उसका डिग्रेडेशन करने में या डीकम्पोजिशन करने में, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, केमिकल चेंजेस। जैसे प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक को जब आप घर में जलाने की कोशिश करते हो तो उससे क्या होती है, बहुत सारी स्मेल्स, गंदी स्मेल आती है उसमें से। तो इसी तरीके से केमिकल चेंज जो कैसे
होते हैं डैमेजिंग होते हैं वो आपके निकल सकते हैं हाई टेम्परेचर पर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर कंपाउंड सच एज ऑक्सीजन। दूसरे कंपाउंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए बिना ही वो बहुत ही ज़्यादा केमिकल चेंजेस दिखा सकता है। ठीक है, आगे देखो, बायो डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर लाइक प्लास्टिक कैन डिकेड्स वेयर एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैन कंप्लीटली डिकम्पोज्ड अ पॉलीमर इन आवर्स। ये कहा गया है, देखो जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक इस टाइम पे हमारी जो अर्थ है उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन बन चुकी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये प्लास्टिक। क्या है इसमें, क्योंकि आपकी प्लास्टिक जो होती है वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होती है। प्लास्टिक को कितने भी टाइम तक पानी में डाल के छोड़ दो वो सालों साल तक अपनी उसी कंडीशन में रह सकती है। अब देखो यहाँ पर जो बायो डिकम्पोजिशन है, यानी कि बायोलॉजिकली अपने आप ही किसी जैसे वाटर के, लाइट के, यूवी रेज के कांटेक्ट में आने पर डिकम्पोज नहीं होती है। इसको क्या लग सकता है, इसको डिकेड्स, सदियां लग सकती है, डिकेड्स सदियां। ठीक है, प्लास्टिक जैसे पॉलीमर को बायोलॉजिकली डिकम्पोज होने में सदियां लग सकती है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऐसे हैं जो पॉलीमर जैसे प्लास्टिक को घंटों में पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं, जिसमें कि एक भी सिंगल पार्टिकल नहीं रहता है प्लास्टिक का। ठीक है, मेजर केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग पॉलीमर डिग्रेडेशन आर द ऑक्सीडेशन एंड चेन सीजरिंग लीडिंग टू द रिडक्शन इन द मॉलिक्यूलर वेट एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब क्या है बेटा, मतलब बिल्कुल साफ है, जो आपके सबसे ज्यादा मेजर केमिकल चेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं, वो बिल्कुल ये आते हैं। मैंने अभी वो समझाया इससे, यहाँ पर हमने क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड टूट गया यहाँ से जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड टूट रहा है, चेन कैसी हो रही है, शॉर्ट हो रही है। यही चीज़ है मेजर केमिकल चेंजेस, जो आपके ज़्यादा केमिकल चेंजेस। इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है बेटा, केमिकल का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए। इसमें क्या होगा, आपका पॉलीमर का डिग्रेडेशन ऑक्सीडेशन से होगा, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन से करेंगे चेन को सीजर करेंगे, चेन काट देंगे, चेन शॉर्ट छोटी कर देंगे। अब सीजर लेके नहीं काटेंगे, चेन शॉर्ट की जाएगी, हर एक सिंगल मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ा जाएगा और लीडिंग टू द रिडक्शन, और जिसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन होगा। किसमें रिडक्शन होगा, मॉलिक्यूल के वेट में। मैंने आपको बताया जैसे ये यहाँ से तोड़ दिया, ये वाला पार्टिकल मैंने डिकम्पोज कर दिया और ये हमारा बच गया, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट में, मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा, रिडक्शन होगा। एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मान लो ये पूरा बन रहा है 10 यूनिट से मिलकर, 10 यूनिट से मिलकर ये पूरा मार्कर बना है, और ये इतना पोर्शन 2 यूनिट से मिलकर बना है, तो 2 यूनिट मैंने खत्म कर दी, और यहाँ पर कितनी बची, टोटल 8 यूनिट बच गई, तो उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में भी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, ये है पॉलीलैक्टिक एसिड जिसे PLA बोला जाता है शॉर्ट में, और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जिसे आपका PGA बोला जाता है। ये एक यूजफुल पॉलीमर्स हैं। और देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो आपका पॉलीमर का डिकम्पोजिशन है ना, वो एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। ज़रूरी इसलिए जब इतनी ज़्यादा प्लास्टिक बन रही है, इतनी ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है ये, तो इनका डिकम्पोजिशन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिकम्पोज नहीं होंगी तो इसी तरह से अर्थ पे प्लास्टिक बढ़ती चली जाएगी और ये बहुत बड़ी इशू क्रिएट कर सकती है। अभी भी है, लेकिन ये इससे भी और ज़्यादा बड़ा रूप ले सकती है। ठीक है, अब देखो जो आपका PLA पॉलीलैक्टिक एसिड और PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होते हैं, ये यूजफुल पॉलीमर है ऑफ देयर एबिलिटी टू गेट हाइड्रोलाइज। ये आसानी से क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। क्या होता है, आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, और ये बायोमेडिकल एप्लीकेशन भी रखते हैं। बायोमेडिकल एप्लीकेशन में, बायोमेडिकल क्षेत्र में भी ये क्या करते हैं, यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये होता है आपका जो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर का डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद आपका जो पॉलीमर से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट इनसे रिलेटेड है, कुछ इसमें मैथड्स दिए गए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India। जो भी आपके डाउट्स हैं आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बाकी चीज़ें करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।